तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 9, अशोका द ग्रेट एम्परर हु गिव अप वॉर। अशोका जो था काफ़ी बड़ा लीडर था अपने टाइम का, और ये इंडिया का था, ठीक है। और ये इसका जो एम्परर था, काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ इसके वजह से। जो ये देखते हैं काफ़ी क्या हुआ, इंट्रो और बेसिक्स में जानेंगे कैसे क्या हुआ था। वी हैव स्टडीड अर्लियर हाउ द राजा ऑफ कम्युनिटी एंड जन ट्रांसफॉर्म इनटू राजा ऑफ महाजनपद एंड द महाजनपद बिकम अ किंगडम। हमने देखा पिछले चैप्टर में, और आपने भी देखा पढ़ा कि कैसे कि पहले से छोटी छोटी जो कम्युनिटी थी या जन थे, कैसे ट्रांसफॉर्म हुए जनपद में, फिर राजा, फिर महाजनपद हुए, ठीक है। मतलब कई सारे घोड़ा छोड़ के लोग एरिया को कन्वर्ट करते थे। जैसे घोड़ा छोड़ते थे, घोड़ा जहाँ तक जाता था वो एरिया अपना आप उनका है, तो ऐसे कि पहले राजा करते थे। तो महाजनपद बना इस तरीके से, ठीक है। महाजनपद से बना फिर क्या, महाजनपद से क्या बना, किंगडम, यानी कि एक राज्य बन गया। पहले क्या था, एक छोटा सा गांव था, ठीक है। गांव का राजा थोड़ा ताकतवर होने के लिए क्या बना, जनपद बना। जनपद यहाँ पर नहीं दिया, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो जनपद में क्या होता था, एक जिला को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता था। महाजनपद में क्या होता था कि 3-4 जिले, 5-6 जिले, मतलब 10 जिले तक आ जाते थे इसमें। महाजनपद ये था। अब हो गया किंगडम, यानी कि राज्य, ठीक है। अब पूरा पूरा राज्य ये लोग क्या करते थे, हड़प लेते थे अगर पावरफुल होते तो। वी शैल स्टडी हाउ द किंगडम ऑफ डेवलप्ड एज एम्पायर एंड एम्पायर। अब देखो किंगडम में एम्पायर में क्या डिफरेंस होता है। किंगडम यानी कि राज्य, ठीक है। किंगडम यानी कि राज्य, ठीक है। जहाँ पर राज्य में एक, मतलब जैसे इंडिया है ना, इंडिया में कई सारे राज्य हैं। जैसे एक उत्तर प्रदेश राज्य है, तो राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, एक किंगडम है। और पूरा इंडिया हमारा क्या है, पूरा इंडिया हमारा क्या है, एक एम्पायर है। जो एम्पायर का कौन संभालता है, नरेंद्र मोदी। द फर्स्ट एम्पायर वी शैल स्टडी अबाउट द अशोका। जो पहला एम्पायर हुआ था, जो उस समय में जो सबसे पहला एम्पायर, मतलब जो पूरे लगभग आधे, लगभग 70% इंडिया को क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था अशोका द ग्रेट एम्परर। यानी कि ऐसा अशोका जो था वो काफ़ी बड़ा एक लीडर बन गया था, क्योंकि उसने लगभग पूरे इंडिया को लगभग ऑक्यूपाई कर लिया था जीत के, ठीक है। तो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था, यानी कि पूरा इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया था अशोका। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि एम्पायर का क्या मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ठीक। तो अ एम्पायर मीन्स अ वेरी बिग किंगडम। मतलब एम्पायर मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा किंगडम। इट इज़ एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्टेट रूल्ड ओवर बाय ए सिंगल मोनार्क। मोनार्क क्या होता है, देखिए 3 तरह के होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारा है, ठीक है। दूसरा होता है मोनार्की, जो कि पहले इंग्लैंड था, ठीक है। वहाँ के मतलब इंग्लैंड मोनार्की में क्या होता है कि राजा रानी लोग राज करते हैं और अपने बेटे को फिर अगला क्या हो जाते हैं, राजा रानी बना देते हैं। तो इस तरीके से मोनार्क होते हैं। फिर आता है डिक्टेटरशिप, यानी कि जैसे कोरिया में हो ना, जोंग करके है, जिंगजोंग करके, तो वो क्या है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही का था, जैसे कि हिटलर था। तो ये होता है मोनार्क। तो वही कह रहा है कि जो अशोका था वो क्या था, एक मोनार्क था, एक राजा था। एम्पायर आर डिफरेंट फ्रॉम द किंगडम्स इन डिफरेंट फॉलोइंग। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं 3-4, इससे हमें पता चलेगा कि कैसे जो है किंगडम है एम्पायर से अलग होता है। तो देखते हैं कैसे अलग होता है। सिंस एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, जो एम्पायर होता है पहली बात तो किंगडम से बड़ा होता है, राज्य से बड़ा होता है, ठीक है। एम्परर्स आर मोर सोर्स देन किंग्स। जो एम्परर होते हैं एम्पायर के, देखो किंगडम से किंग होते हैं, ठीक है। किंगडम के क्या होते हैं, किंग, यहाँ समझना, किंगडम के किंग होते हैं, और एम्परर के पूरा जो एम्परर होता है उनका, वहाँ के एम्पायर के एम्परर होते हैं। जैसे गांव का प्रधान होता है, ठीक है, राजा, गांव का प्रधान ही तो राजा होता है। वैसे ही राज्य का किंग होता है, यानी कि राजा होता है। वैसे ही पूरे एम्पायर का कौन किंग होता है, एम्परर होता है। तो वही कह रहा है कि एम्परर के पास ज़्यादा रिसोर्स रहती थी, ज़्यादा आर्मी रहता था किंगडम के मुकाबले। एम्परर नीड अ बिग आर्मी टू प्रोटेक्ट आर्मी आर। तो जो एम्परर होता है वो किंगडम से ज़्यादा आर्मी रखता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट लार्जर आर्मीज देन किंगडम। यानी कि जो एम्पायर का जो एरिया रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है किसके, किंगडम के मुकाबले में। मतलब किंगडम मतलब होता है क्या, एक राज्य, बस एक, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात है, तो सारे क्या हो गए, किंगडम्स हो गए। और पूरा इंडिया क्या हुआ, एक एम्पायर। तो पूरी एम्पायर को संभालने वाला उस समय का कौन था, अशोका था। द एम्परर्स नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द वास्ट एम्पायर। इस पूरे एम्पायर को जो है, पूरा भारत जो है, कई जगह पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो बड़े बड़े लोगों से टैक्स वसूलने के लिए जो अशोका था, ऑफिशियल्स मतलब कि ऑफिसर तैनात किया था उस समय में, जो कि कलेक्ट क्या करते थे, टैक्स करते थे। वहीं पर एक आता डिड यू नो करके कि क्या होता है डायनेस्टी। देखते हैं, देखो डायनेस्टी क्या होता है कि जब एक मेंबर ऑफ अ फैमिली बिकम रूलर आफ्टर वन अनदर द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। मतलब एक ही परिवार का जब जो है राजा बने जा रहा है। जैसे एक फैमिली है, जिसका उस फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। 8 लोग में से जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, राजा होगा उस, मतलब क्या बोलते हैं, किंगडम या एम्पायर का, ठीक है।
फिर अगला जो राजा होगा उसी के फैमिली का होगा, ठीक है। फिर जो अगला राजा होगा उसी के फैमिली का होगा, तो उसे कहेंगे हम डायनेस्टी। तो ये होता है किंगडम, दूसरा आता है एम्पायर, फिर आता है डायनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, क्या है द एम्पायर, द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यन एम्पायर। जो पहला एम्पायर बना था, ठीक है, वो क्या था, मौर्य का था। कौन सा एम्पायर था, मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त जैसे मौर्य था, काफ़ी बड़ा राजा था, वो पूरे एम्पायर बना लिया था, काफ़ी शक्तिशाली था वो। वी हैव रीड इन द 7th चैप्टर दैट अबाउट 2500 साल पहले ईयर्स अगो मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद। जाहिर सी बात, हमने पढ़ा कि 2500 7वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, यही तो पढ़ा है कि जो मगध है या कुशाला है या बनारस था, हमारा पहले वाराणसी नाम था, एक ऐसे पूरे मतलब महाजनपद बन गए थे, यानी कि बड़े बड़े शहर बन गए थे, एक पूरे महाजनपद, यानी कि कई सारे जिलों को बनाकर महाजनपद बनता थे। कैसे ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और महाजनपद को क्रिएट कर लिए थे। ही हैड मेनी पावरफुल रूलर्स लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। जैसे दो किंग का नाम बताया गया है, दो राजाओं का नाम बताया गया है, बिम्बिसारा और अजातशत्रु, एज वेल एज महापद्मानंदा ऑफ द नंदा डायनेस्टी। मतलब कई सारे डायनेस्टी, देखिए यहाँ पर डायनेस्टी का नाम दिया है, एक नंदा डायनेस्टी करके। नंदा डायनेस्टी में क्या होता था कि इसके जो परिवार वाले थे वही बस राजा बनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे एम्पायर खड़ा हुआ, ठीक है। एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, जैसे मगध का था, पहले जनपद था, फिर महाजनपद बना, वही महाजनपद से एक किंगडम बना, वही किंगडम से क्या बन गया, एक राज्य बन गया, यानी कि एक एम्पायर बन गया, ठीक है। तो ये होता है पहला एम्पायर किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहला एम्पायर किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्हीं के सब लड़के थे, कौन, अशोका वगैरह। देखते हैं इनके बारे में क्या था। चंद्रगुप्त का मौर्य जो थे 321वीं BC में आए थे, मतलब बिफोर क्राइस्ट के, मतलब क्राइस्ट के पैदा होने के 321 साल पहले डिफीट किए थे नंदा किंग को। जो नंदा डायनेस्टी था उसके राजा को इन्होंने हराया था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। दाना नंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगध। जो मगध जो बिहार का मैंने कहा था कि जनपद बना, फिर महाजनपद बना, फिर किंगडम बना, फिर एम्पायर बन गया था, उसको इन्होंने हराया। किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और उसको गद्दी अपने नाम करा ली। ही देन टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब, फिर पंजाब में आए, ठीक है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गए, ठीक है। इन जगहों पे वो जाके क्या किए, अपना रुतबा जो है खड़ा किए चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बाद में एक अलेक्जेंडर डेथ हुआ। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ, अलेक्जेंडर का आप लोगों ने कहानी नहीं सुना है तो मैंने क्लास 8 चैप्टर में बोला कि जाके आप लोग अलेक्जेंडर की कहानी जरूर सुनिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ छोटा सा। अलेक्जेंडर जो था ये विदेश का था, यानी कि इंडिया का नहीं था, बाहर देश का था, जो कि अकेले ही मतलब कुछ सैनिकों के साथ, यानी कि 300-400 सैनिक थे इसके। लेकिन जो भी सैनिक थे, क्या सैनिक थे, मतलब कि पूरे दुनिया को इसने जीत लिया था। बस ये कितनी उम्र का था, बस 21 साल का था, ठीक है। इसकी एज कितनी थी, 20 से लेकर 30 साल के बीच में एज थी। और कैसे मरा, एक बीमारी की वजह से मरा, जिसको माना जाता है कि इसके दोस्त ने या किसी फैमिली वाले ने ही इसको मार दिया गया, इसको रोकने के लिए। देखिए क्या हुआ था कि जहाँ से आया था ये शायद इजिप्ट का था या ग्रीस का था ये, ठीक है। आया था, मतलब हर जगह पे जहाँ जाता था वहाँ पे तबाही मचाता था और वहाँ पे कब्जा कर लेता था। फिर कब्जा करके जो वहाँ का राजा था फिर उसको दे देता था कि अपराध करिए और जो भी होता है हमको टैक्स पे करिए। फिर ये अगले कंट्री में चला जाता था, यही काम वो फिर वहाँ करता था, तबाही मचाता था, उस राजा को हराता था, फिर उसी राजा को जिसको हराया है उसी को फिर दे देता था और फिर कहता था कि आप हमारे लिए काम करिए, आप हमको टैक्स पे करिए, ठीक है। ये था अलेक्जेंडर। जब ये इंडिया में आया था तो इंडिया का भी यहाँ पर आके हार गया था वो। कौन हारा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। His general began to fight among themselves for the control of the vast empire। इस पूरे एम्पायर को, इस पूरे इंडिया के वैम्पायर कह रहे हैं कि एम्पायर को बचाने के लिए उसने लड़ाई की थी, जिसका नाम था सिल्यूकस निकेटर। वन ऑफ द अलेक्जेंडर्स जनरल बिकेम द रूलर ऑफ द एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम एशिया माइनर टू इंडस। मतलब ये काफ़ी लंबा फैला हुआ था, आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। इसमें कुछ खास दिया नहीं है उसके बारे में, लेकिन बस इतना बताया कि उसका जो क्या बोलते हैं एरिया था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। इंडस वैली जो थी वहाँ से लेकर कहाँ तक था, पूरा एशिया तक, मतलब चाइना, रसिया, इंडिया, नेपाल, ये सारा क्या था, पूरा अलेक्जेंडर का जीत लिया था। फिर आता है बलिस्तान और द वेस्ट ऑफ इंडस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही आल्सो मैरिड अदर डॉटर। जो चंद्रगुप्त थे उसको हराने के बाद, अलेक्जेंडर के बाद हराने के बाद उन्होंने शादी किया, जिसका नाम था, उनकी बेटी का नाम था हेलेन, टू चंद्रगुप्त एंड सेंड मेगास्थेन एज अ एम्बेसडर। उसको जब लड़की हुई, जब बड़ी हुई तो उसको क्या बना दिया गया, एम्बेसडर बना दिया गया उसके राज्य का। चंद्रगुप्त कोर्ट हुई था। इन रिटर्न द रिसीव्ड 5 वॉर एलिफेंट। जब उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जो लड़की का पिता था, ठीक है, वो उसकी शादी के तो जैसे दहेज होता है ना, दहेज के में 500 हाथियाँ दी थी। कौन, चंद्रगुप्त को। कौन,
लड़की के पिता ने दहेज का, तभी से हमको लगता है दहेज की प्रथा चली आ रही है इंडिया में। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। यही था, ये तो चाणक्य, उसके तो क्या थे, उसके टीचर थे। चाणक्य नीति आप लोग पढ़े होंगे, ये जानते, मतलब सुना तो कहीं होगा जो कि जरूर कि चाणक्य क्या कौन है, उनके ही क्या थे, टीचर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। वही बताते हैं कि कैसे वार को जीतना है, ठीक है। इन दिस वे द मौर्य एम्पायर वाज इस्टेब्लिश, इस तरीके से मौर्य एम्पायर क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि क्रिएट हो रहा था। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये इंडियन इतिहास का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। वो जो भी नोमैटिक वगैरह लाइफ थी वो सब छोड़ छाड़ के किसमें आ गया था, सब राजा वगैरह में, अब मतलब राजा राज कर रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वाज पॉलिटिकल अंडर मौर्य। पहली बार जो था, ये पहला इस मतलब ये एम्पायर बना था, पहली बार एम्पायर बना था पूरे भारत में कि एक राजा जो है पूरे इंडिया को राज कर रहा है, ये पहली बार हुआ था उस समय में। द क्रेडिट ऑफ द चंद्रगुप्त विक्टोरी गिवन टू द एबल गाइडेंस ऑफ वाइज मैन नेम चाणक्य ऑफ कौटिल्य। ये जो पूरा राज्य बना था, पूरा एम्पायर बना था, ये किसके दिमाग से बना था, चंद्रगुप्त के हैसियत में, औकात में नहीं थी कि ये पूरे इंडिया को कब्जा कर ले। चंद्रगुप्त को टीच कौन कर रहा था, चाणक्य। इसलिए कहा था कि चाणक्य की नीति बहुत 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 पावरफुल होती है, तो पढ़ना चाहिए आपको चाणक्य की नीति, ना कि गेम खेलना चाहिए। तो सब चीज़ें पढ़ने से थोड़ा दिमाग खुलता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी इतनी औकात नहीं थी कि पूरी इंडिया को क्या करे, ऑक्यूपाई कर सके, लेकिन औकात किसने बढ़ाया, चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। हु हैड अ पर्सनल ग्रूज अगेंस्ट दानानंदा, जो दानानंदा को भी हराने में मदद किए थे, कौन, चाणक्य। चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी कि टीचर। चाणक्य हैज़ रिटन फेमस बुक्स पॉलिटिक्स कॉल अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो अभी भी मौजूद है, अब तो यूट्यूब पे भी है। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन हाउ ए स्ट्रॉन्ग एंड इफिशियंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज। इस बुक में उन्होंने बताया है, चाणक्य ने बताया है कि कैसे आप गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि आप उसको और अच्छे से सुधार सकते हैं, ठीक है। ये था। अब आता है बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन था, उसके हमको लग रहा है असेंडेंट था, मतलब आगे वाला जो रहा होगा, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन। देखे बिंदुसारा कौन था, चंद्रगुप्त का लड़का था, जिसको 500 हाथियाँ मिली थी शादी में, उसी का लड़का हुआ बिंदुसारा। ये भी ये साला हाथी जैसा था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन बिंदुसारा इन 297 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के 297 साल पहले ये पैदा हुआ था। कौन, बिंदुसारा। ये भी काफ़ी पावरफुल था। ही कनक्योर्ड द डेक्कन एरिया एंड एक्सटेंड हिज एम्पायर अप टू कर्नाटका। अगर ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अगर इनका एरिया महाराष्ट्र तक था, तो इन्होंने बिंदुसारा को जब सौंपा, तो बिंदुसारा ने क्या किया, उस महाराष्ट्र को और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब अपने एम्पायर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, कर्नाटका तक ले गया, यानी कि साउथ तक ले गया। ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज सन अशोका। फिर इसने शादी की और नया लड़का कौन हुआ, अशोका, यानी कि अशोका जो था ये सबसे बड़ा किंग निकला उन दोनों से, क्योंकि इसने और ज़्यादा तबाही मचाई और ज़्यादा एम्पायर को अपने फैलाया, यानी कि पूरे इंडिया को इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य की वजह से लगभग 60% इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। बिंदुसारा ने क्या किया, उसको बढ़ाया, यानी कि 70% किया, और अशोका ने उसको 100% कर दिया, यानी कि पूरे भारत को इसने ऑक्यूपाई कर लिया था। किसने, अशोका ने। अशोका के ऊपर एक मूवी बनी है जो शाहरुख खान ने उसको रोल किया है, अगर टाइम मिले तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। अशोका द ग्रेट, शाहरुख खान की मूवी है। अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन द हिस्ट्री। देखो इसका न्याय, पूरे इतिहास में, अभी तक इतिहास में सबसे बड़ा जो राजा है अशोका को माना गया है। लिखा है ग्रेटेस्ट रूलर्स इन नो द हिस्ट्री, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो रूलर रहा है वो अशोका रहा है। ही असेंडेड द थ्रोन इन 273 BC, लगभग 250 साल पहले, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके पहले। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज डायरेक्ट टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। वो पहला राजा था, जो जितने भी राजा आए थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या बिंदुसारा थे, जितने भी राजा आए थे, वो क्या करते थे, अपने लोगों से बात नहीं करते थे। लोगों से बात कौन करता था, कम्युनिटी के लोग, जो हमने चैप्टर 4th 5th में पढ़ा है या 6th में पढ़ा है, वो लोग अपने कम्युनिटी की बात करते थे। इतने सालों बाद ये फिर यही आया अशोका, जिसने अपने लोगों से बात की, किसके जरिए, इसके इंक्रिप्शन के जरिए। अब इंक्रिप्शन क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मैंने पढ़ाया है चैप्टर 1, 2, 3 में, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मैंने पढ़ाया है, यहाँ भी मैंने बता दे रहा हूँ। इंस्क्रिप्शन वो होती है, एक तरह का पत्थर होता है, उसी पे लिखा जाता है, ठीक है, उसे इंक्रिप्शन कहते हैं। तो वो मैसेज भेजता था लोगों के बीच में कि क्या मतलब पब्लिक चाहती है कि हम आगे बढ़ें, लड़ाई करें, तो पब्लिक तो चाहती ही थी हमें और विकास हो, तो ये लोग क्या कर दिए, लड़ते चले गए। इसीलिए ये और ज़्यादा ग्रेट होता जाता है अशोका।
मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन आर रिटेन इन द प्रकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट। इस ये भी क्या करता था, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता था, कॉमन पीपल का लैंग्वेज होता था प्रकृत, ठीक है। संस्कृत का एक दूसरा वर्जन है प्रकृत, मैंने बताया है। जो पहले के लोग थे इसी की भाषा में बात करते थे, जैसे हम लोग अभी हिंदी की भाषा में बात करते हैं, वैसे ये लोग क्या करते थे, प्रकृत की भाषा में बात करते थे। अशोका वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप देयर कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर कलिंगा। यानी कि ये पहला राजा था पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया में, जिन्होंने क्या किया, गेव अप किया जीतने के बाद कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर ने आपने सुना कि एक युद्ध हुआ था कलिंगा, उस मूवी में दिखाया गया है अशोका द ग्रेट में, कैसे कलिंगा वॉर के बाद में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय, मतलब एक तरह से तबाही मच गई थी उसमें कलिंगा वॉर में। जब से लीडर बना अशोका, तब से लेकर जब तक ये मरा नहीं, जब तक वो गद्दी छोड़ा नहीं, इतना ज़्यादा तबाही मचाता, इतना ज़्यादा तबाही मचाता जिसने कभी तक मचाया नहीं था। इसलिए सबको सबसे ज़्यादा बड़ा इसको राजा माना जाता है। जो लायन कैपिटल है जो भी यूज़ होता है इंडिया में, इसका ही क्या है, लायन कैपिटल है, अशोका का ही इसने बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है अशोका रूलर ऑफ हिज ओन क्लास, मतलब वो अपने ही क्लास का, वो अपने ही लेवल का एक लीडर था, उसके जैसा कोई था ही नहीं। अशोका मौर्य डायनेस्टी का सबसे बड़ा रूलर था, मतलब बिंदुसारा चंद्रगुप्त से मौर्य से भी बड़ा कौन था, अशोका। सबसे मौर्य डायनेस्टी का सबसे बड़ा लीडर यही था अशोका। ये पहला राजा था जिसने अपने मैसेज को लोगों के बीच में पहुंचाया, किसके जरिए, इंस्क्रिप्शन के जरिए। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो एक पत्थर पे लिखा होता है मैसेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर इन प्रकृत, जो ज़्यादा भाषाएं क्या थी उसमें प्रकृत थी, ठीक है। द लैंग्वेज इन द ऑर्डिनरी पीपल दे वर रिटेन इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जो बड़े लोग थे वो लोग क्या होते थे कि प्रकृत लैंग्वेज नहीं बोलते, जैसे ब्राह्मण लोग जो होते थे उस समय में वो संस्कृत भाषा यूज़ करते थे, तो उनको भी वो संस्कृत भाषा में ही बताता था कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब लोगों से पूछता था, राय पूछता था, उनकी बातें सुनता था। ये था पर ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया इस तरीके से ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होती थी। नेक्स्ट आता है कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में क्या हुआ कि इतना तबाही मची थी, मतलब भाई बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। आप लोग जाके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। देखते हैं कलिंगा वॉर। जब अशोका को गद्दी मिली, मतलब जब उसका शासन आया, तो पूरे भारत में बस मतलब यही सबसे बड़ा था, बाकी सब तो छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन कलिंगा जो एक शहर था, एक राज्य था, वो एक ऐसा राज्य था जो इसके पकड़ में नहीं आया था, मतलब कि इसके अंडर में नहीं आया था, कंट्रोल में नहीं आया था। तो इस जो अशोका था सोचा कि क्यों ना इससे लड़ा जाए और पूरे इंडिया को कन्क्योर किया जाए। कलिंगा कहाँ पर है, ये उड़ीसा के साइड में है, ठीक है। इट इज़ वेरी पावरफुल किंगडम, ये भी उस समय पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, इसीलिए न चंद्रगुप्त मौर्य उसको कंट्रोल कर पाए थे, ना बिंदुसारा कर पाए थे। तो किसने किया, अशोका ने किया। कैसे किया देखते हैं। उसने क्या किया कि जो भी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं, कहाँ पर, कलिंगा में, कलिंगा एक जगह है, तो उसने क्या किया, उसको कंट्रोल कर दिया, साउथ इंडिया को और साउथ ईस्ट एशिया को, मतलब जो रास्ते वहाँ पर जाते थे, जो भी सामान वहाँ पर जाता था कलिंगा में, उनको रोक दिया। रोकने के बाद क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे मतलब भूखे से मरने लगे थे। कंट्रोल इन द किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोका ग्रेट इकोनॉमिक। जैसे कंट्रोल किया कलिंगा के जो भी सामान जाते थे, उससे क्या किया, कंट्रोल करने के बाद वो सारा सामान अपने यानी कि अपने राज्य में भिजवाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कलिंगा में क्या हुआ, जो कलिंगा जो जगह था वहाँ पे थोड़ा गरीबी छाने लगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी क्या बोलते हैं कि कमज़ोर वगैरह हो गए, तो वहाँ का राजा भी थोड़ा कमज़ोर हो गया था। सो इन 261 BC अशोका अटैक कलिंगा एंड वॉन इट आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल। मतलब क्या किया, 261 BC में अशोका ने आखिरकार अटैक कर दिया कलिंगा में, जब वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ा और वो क्या हो चुका, वॉन मतलब वो जो लड़ाई थी वो जीत गया कलिंगा वॉर। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड। लगभग उसमें से 1 लाख या मतलब 1 लाख से प्लस लोग, आधा लाख लोग उसमें पकड़े गए थे कलिंगा के जगह से। मोर देन 1 लाख पीपल वर किल्ड। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सोचो उस समय में 1 लाख लोग मारना मतलब कि काफ़ी होता है, उस समय में 1 लाख, यहाँ के 1 करोड़, सोचो बराबर है। तो कलिंगा वॉर में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी, ठीक है, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। अशोका एम्पायर नाउ स्प्रेड फ्रॉम हिमालयस इन द नॉर्थ मैसूर। सोचो हिमालय से लेके जो नॉर्थ हमारा इंडिया है, वहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा किसके अंडर में था, किसके अंडर था, अशोका द ग्रेट के। ब्रह्मपुत्र ईस्ट में, देखो कहाँ कर रहा है, हिमालय नॉर्थ में है, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में है, ठीक है। टू द हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा भारत इसके कंट्रोल में था, किसके, अशोका के। इसलिए इतिहास का सबसे बड़ा जो लीडर है वो अशोका को माना गया है। लेकिन बट अशोका विक्ट्री इन द कलिंगा वॉर डिड नॉट ब्रिंग एंड एन्जॉय सेटिस्फैक्शन टू हिम। मतलब जब लड़ाई ख़त्म हुई तब उसने फील किया कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या था, तबाही वाला, मतलब जाहिर सी बात है लड़ने के कांड होने के बाद ही सबको पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, सबको अभी भी वही होता है।
जो लोग मर्डर करते हैं, मर्डर करने के बाद उनको पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तो वैसे ही इसको भी क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, डेथ, ह्यूमन सफरिंग इन द वॉर फील्ड इन द हार्ट विद सॉरो एंड रिमोर्स। मतलब इतने बड़े तबाही के बाद काफ़ी लोग मरे, काफ़ी ज़्यादा लोग सफरिंग कर रहे थे, इन लोग के मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख फैला हुआ था चारों ओर तबाही फैली हुई थी। दिस वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ। ये जो वार था, कलिंगा वॉर, इसके वजह से अशोका के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब टर्निंग पॉइंट आए, जिसकी वजह से वो काफ़ी चेंज हो गया। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स बट टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल विथ लव। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, जब वो कलिंगा वॉर ख़त्म हुआ तभी से वो उसने सोचा कि अब से कोई युद्ध नहीं होंगे मेरे पूरे कंट्री में। जैसे पूरा इंडिया तो उसके कंट्रोल में था ही, ठीक है, बाहर से बस कोई अटैक न करे, तो उसने क्या सोचा कि अब से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है मुझे, ना ही किसी मेरे राज्य के लोगों को। अब क्या करेंगे कि अब सिर्फ लोगों से प्यार करेंगे, ठीक है, उनके बीच में शांति फैलाएंगे और लोगों में प्यार बांटेंगे। कब से, कलिंगा वॉर के होने के बाद, जिसमें लाखों लोग मर चुके थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विद द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन। ये चीज़ जो बुद्धिस्ट फैली हुई थी, हमने देखा चैप्टर 8 में कैसे जैनिज्म बुद्धिज्म आए थे, तो इसने क्या किया, अशोका ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया। फ्रॉम then onwards he devoted his life to the moral material welfare of the people. He adopted the policy of winning people who were through dhamma in the place of conquering them through force। यानी कि जो मतलब जब ये कलिंगा वॉर खत्म हुआ तो उसने क्या किया, बुद्धिस्ट को ज्वाइन कर लिया, यानी कि बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया। और बुद्धिज्म में एक खासियत है कि आप किसी भी चीज़ का इच्छा नहीं रख सकते। जब इच्छा नहीं रख सकते तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से उसका जितना भी उसका जो मतलब कवर किया था पूरे भारत को, धीरे धीरे क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा, क्योंकि उसकी इच्छा रही नहीं गई थी। क्योंकि अगर आप बुद्धिज्म में जाते हैं तो बुद्धिज्म का मतलब ही है कि आपको इच्छा नहीं रखना है। अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया था उसके लाइफ में इस कलिंगा वॉर के बाद। अब आते देखते हैं अशोका धमा। अशोका का धमा क्या है, जो अभी भी यूज़ होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो अशोका धमा का मतलब होता है, धमा एक पहली बात तो प्रकृत वर्ड है, यानी कि जो कॉमन वहाँ के लोग बोलते थे भाषाएं, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसी एक भाषा थी वहाँ की प्रकृत। वहाँ का एक सिंपल वर्ड था जिसका संस्कृत में टर्म था कुछ, जैसे कि प्रकृत धामा था। वर्ड जो धामा है इसका मतलब होता था कि एक धर्म की ड्यूटी, यानी कि जितना भी पूरी इंडिया को कब्जा किया था उन पूरे लोगों को सिखाना चाहता था कि आप किसको फॉलो करिए, धर्म को फॉलो करिए, आप बुद्धिस्ट को फॉलो करिए, ठीक है। इट इम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, चैरिटी, मर्सी, ट्रूथ, यानी कि वो कहता था कि आप लोग नॉन वायलेंस यानी कि झगड़ा झुट्टी मत करिए। बाकी खुद वो लाखों लोगों को मार चुका था इसलिए तो पछता रहा था। चैरिटी यानी कि आप दान दीजिए, दया दिखाइए, सच बोलिए, टॉलरेंस यानी कि मतलब रिस्पेक्ट देखिए, और प्योरिटी यानी कि शुद्धता रखिए अपने अंदर। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गुड ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। ये भी क्या था, पूजा वगैरह नहीं करता था देवता का, या परफॉर्म्स कोई सेक्रीफाइस नहीं करता, यानी कि जानवरों का शिकार भी, यानी कि मतलब उनकी बलिदान भी नहीं देता था। अशोका फेल्ट दैट लाइक अ फादर द किंग हैज़ अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। अशोका जो था वो एक पिता की तरह मतलब व्यवहार करता था अपने जनता, अपने एम्पायर के लोगों के साथ कि आप ये चीज़ करिए। जैसे पिता होता है ना अपने बेटों को सिखाता है, तो वैसे ये भी अपने लोगों को, अपने एम्पायर के लोगों को सिखाता था। हिज आइडिया ऑफ धमा, जो इसका आइडिया था धमा, जिसका मतलब होता है क्या, अपने धर्म को फॉलो करना या उसकी इज्जत करना, उसी तरह से ये भी क्या था, सिखाता था। धमा वॉज बेस्ड ऑन द ह्यूमन वैल्यू एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो धमा था वो बुद्धा के नोबल एक पॉइंट पे ही आधार था कि आप लोग क्या करिए, झगड़ा झूठी मत करिए, सच बोलिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, आप इज्जत दीजिए और इज्जत पाइए। मतलब कुल मिला के वो उसका जो लाइफ था पूरी तरह से चेंज हो चुका था अशोका का। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धमा। जैसे उसके एम्पायर में काफ़ी सारी दिक्कत थी, जब वो ये सब छोड़ दिया तो जब देखा कि काफ़ी सारी दिक्कत है उसके एम्पायर में, गरीबी थी, कहीं खाना नहीं, मतलब कई लोग वैसे ही सो जाते थे बिना खाना के ही, तो ये सारी चीज़ें उसको दूर करना था। किसके कारण, धम्मा के कारण, मतलब बुद्धिस्ट जो बुद्धिज़्म था उससे के उसकी हेल्प से वो लोग क्या करते, सही करना चाहता था, और राजा था ही वो, तो कैसे सही किया। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन, दिस टाइम सम लेड टू कन्फ्लिक्ट। जो उसके एम्पायर के लोग थे, कुछ लोग जैनिज्म को फॉलो करते थे, कुछ लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, कुछ लोग हिंदुज़्म को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी क्या होता है, दंगे होते थे, ठीक है। तो दंगों को भी सॉल्व करना चाहता था कौन, अशोका। अब वो लड़ाई करना ही चाहता तो सबको एक बार में चुप करा देता, लेकिन वो क्या किया, ऐसा नहीं किया, सबको प्यार से समझाता गया। सेकेंड पॉइंट है
वो बताता था लोगों को आप कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप दूसरे धर्म को फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये होता था कि आप अगर दूसरे धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हिंदू में या किसी मुस्लिम में या कोई भी धर्म हो गया, तो आप जानवरों का सेक्रीफाइस करेंगे ही करेंगे। तो वो ये सब मना करता था करने के लिए कि जानवरों की कोई गलती नहीं। जो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म कह के गए हैं, महावीर और बुद्ध जो कह के गए हैं, वही चीज़ ये भी करता था अपन नेपाल के लोगों को। लेकिन नेपाल के लोग क्या थे, अलग धर्म को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से दंगे होते थे। स्लेव्स यानी कि गुलाम और नौकर दोनों क्या थे, इलिटरेट थे अपने मास्टर के द्वारा, क्योंकि मास्टर उनको पढ़ा नहीं जाता था। लेकिन जब से ये अशोका बना तब से लोगों का क्या किया जाए, शिक्षा में यानी कि प्रोवाइड कराने लगा कॉमन पीपल को लोग। देवर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नेबर, यानी क्वेरल मतलब कि झगड़ा कर देते अपने फैमिलीज में ही और पड़ोसी में। जैसे जो लोग थे, जो अलग धर्म के लोग थे, वो धर्म को लेकर क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे आपस में ही। मेन प्रिंसिपल ऑफ धमा, जो धमा था अशोका का बुद्धिस्ट को लेकर, उसका मेन सिद्धांत क्या था, मतलब वो क्या कहना चाहता था लोगों को कि आप क्या करिए क्या ना करिए। देखते हैं पहला पॉइंट, इसमें कई सारे पॉइंट है, अगर आता है तो 4 या 5 नंबर में आएगा, जिसको आपको जितने नंबर में आएगा उतना पॉइंट लिखना पड़ेगा। एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, कहता था अशोका अपने धमा में कि सबको अहिंसा को फॉलो करना है। वही महावीर भी कहते थे, वही बुद्ध भी कहते थे, तो वही ये भी कह रहा है। नॉन वायलेंस, ठीक है, टू ऑल लिविंग बींग्स, नो एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड फॉर सेक्रीफाइस, किसी भी जानवर को हार्म नहीं पहुँचाना यानी नुकसान नहीं पहुँचाना है सेक्रीफाइस के लिए यानी कि बलिदान के लिए। पीपल शुड बी जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो लोग हों, जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो गुलामों के प्रति या नौकरों के प्रति क्या हों, दया दिखाएं, उन्हें मारे वगैरह ना। दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल, वो कहता था अशोका कि आप क्या हो, सच बोलिए, दान करिए और सबके लिए दयालु रहिए। पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर, लोगों को अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए यानी कि रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विथ कंपैशन, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं पृथ्वी पे, सारे लोग क्या करना चाहिए, क्रीचर के प्रति यानी कि जानवरों के प्रति दया दिखाएं, उनको मारे ना। पीपल शुड गिव गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, जो लोग थे ब्राह्मण को और मॉन्क्स को जो गिफ्ट देते थे, वो गिफ्ट किसको दें, गरीबों को दें। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, हर एक जो वहाँ के लोग थे क्या करते थे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते थे। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन रिलीजन और क्रिटिसाइड अनदर, जो अलग जैसे हिंदू हैं वो मुस्लिम को ताना मारते थे, जो मुस्लिम है वो हिंदू को ताना मारते थे, ठीक है, जो क्रिश्चियन वाले थे वो किसी और को ताना मारते थे। मतलब इस तरीके से वो लोग आपस में झगड़ते थे और इसी को सॉल्व करना चाहता था कौन, अशोका द ग्रेट रूलर। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन टू रिस्पेक्ट देम, वो कहता था कि आप दूसरी को धर्म को फॉलो मत करिए, ठीक है, लेकिन कम से कम उसके जो आइडियाज़ हैं ना, धर्म के जो आइडियाज़ जो कहना चाहता है उसको तो समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। आप भले ही मत फॉलो करिए हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को, लेकिन जो उसका सच्चाई है, जो उसको वो अच्छी बातें कर रहा है, आप उसको समझिए, ये कहना चाहता था अशोका धमा के बारे में, मतलब धमा के चलते। पीपल शुड लिव इन पीस एंड हारमोनी, कहता था कि वो लोगों को शांति में रहना चाहिए और हारमोनी यानी कि प्यार से रहना चाहिए आपस में। पीपल परफॉर्म वैरायटी ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन ओकेजन ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो मतलब जो लोग थे जब त्यौहार आता था तो रीति रिवाज करते थे, जैसे अभी भी दिवाली में मनाया जाता है ना, पूजा पाठ होता है, तो वैसे पहले के लोग भी करते थे। बट ऑल दिस सेरेमनीज आर वर्थलेस, लेकिन कहता था अशोका कि ये सारी सेरेमनीज क्या हैं, वर्थलेस हैं। इससे बढ़िया कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो गरीबों को देते हैं। दे शुड फॉलो धमा देमसेल्फ एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, वो धमा एक तरह से क्या हुआ था कि एक तरह से धर्म बन गया था। जैसे महावीर का धर्म था जैनिज्म, गौतम बुद्ध का था बुद्धिज्म, वैसे ही अशोका ने अपना एक धर्म बना लिया था धमा करके, जो कि लिया था किससे, बुद्धिज्म से लिया था। मतलब बुद्धिज्म का ये सारा पार्ट है, लेकिन वो अपने धर्म की तरह से लोगों को बता रहा था। जैसे वो था तो राजा ही, तो पूरे एम्पायर में अपना धर्म, एक जो धमा था, इसका धर्म था, उसको वो फैला रहा था, जो कि बुद्धिज्म का ही था। दिस वुड बी द बेस्ट सेरेमनी एंड वेरी फ्रूटफुल, यानी कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, ठीक है। मतलब क्या था धमा का। नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स टू स्प्रेड धमा, क्या मतलब था, किस लिए वो धमा को चारों ओर फैला रहा था पूरे कंट्री में। वो मीन्स टू स्प्रेड धमा मतलब कि लोगों को मैसेज कैसे देता था वो। अशोका ने क्या किया था कि कुछ महात्मा लोगों को यानी कि कुछ ऑफिसर को तैनात किया था कि आप अलग अलग जगह पे जाइए, जैसे भारत पूरा उसका था, पूरे उसके कंट्रोल में था, तो कहता था कि मैं तो सारी जगह जा नहीं सकता हूँ, आप ही अलग अलग जगह जाइए और लोगों को बताइए कि धमा क्या है, धमा आखिर में कहना क्या चाहता है, धमा क्या कहना चाहता है मैंने बता दिया है। अब उस देखेंगे कि ये जो लोग थे जो धमा को फैला रहे थे वो कैसे मैसेज को अलग अलग जगह पे करते थे। तो पहला कहा कि धमा को महात्मा कहा गया है, जो अशोका के उन्होंने अफसर तैनात किए थे उन्हें महात्मा कहा गया है। वे अलग अलग जगह पर जाते थे और लोगों को धमा के बारे में बताते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है धमा का, ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, वो अपने मैसेज को अपने जो अशोका ने बताया था वो किस पे लिखे थे, पत्थर पे लिखते थे या किसी पिलर्स पे लिखते थे। जैसे लिखा है ना, ब्रह्मरी स्क्रिप्ट ऑन द अशोका पिलर,
अशोका पिलर है जो है दिल्ली में है। ऐसे ही पिलर्स में हर जगह में इंडिया में जाते थे लोग और पत्थरों को और पिलर्स पे लिखते थे मैसेज की ये मैसेज है राजा का, आप इस धर्म को फॉलो करिए और आप इन चीज़ों को मानिए। आल्सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड हिमसेल्फ। ये भी अपने जो महात्मा थे अशोका के, वो कहता था कि आप जाइए लिखिए और लिख के पढ़ के सुनाइए लोगों को कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कुछ लोग थे उसमें अनपढ़ थे, यानी कि मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोगों को आप मुँह जवानी बताइए कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो ये कह रहा है अशोका सेट अ पर्सनल एग्जाम्पल बाई स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, दस ही इंस्पायर्ड अदर टू डू सेम। मतलब जैसे उसके अंदर चेंज आया था अचानक से, ठीक है, वैसे वो चाहता था, जैसे अशोका के अंदर कलिंगा के वार के बाद काफ़ी चेंजेस आए थे अचानक से, तो वैसे ही वो भी चाहता था कि दूसरे लोगों के अंदर भी ये जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाए और पीस का एक मतलब आ जाए उनके अंदर। He sent message to spread ideas about the Dhamma and Buddhism to different countries of the Greece, Egypt, Syria and श्रीलंका। यहाँ तक कि वो अपने देश में ही नहीं रहे, बल्कि जो बुद्धिज़्म है और जो धम्मा है दोनों को कहाँ भेजा, बाहर विदेशों में भेजा। यहाँ की ग्रीस में जहाँ से अलेक्जेंडर आया था वहाँ भेजा, इजिप्ट यानी कि जहाँ पर पिरामिड है वहाँ पर भेजा, सीरिया यानी कि जहाँ पर इस समय आतंकवाद रहते हैं वहाँ भी भेजा। कौन? अशोका ने श्रीलंका भी भेजा अपने मैसेज को, यानी कि धम्मा और बुद्धिज़्म के मैसेज को अलग अलग देशों तक पहुँचाया अशोका ने। ही सेंट हिज सन, वो अपने बेटों को भी भेजा, महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका भेजा। मतलब अपन बेटों और बेटी को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, वो चाहता था कि बस लोगों में क्या हो, सद्भावना हो। इसकी वजह से ही अपने लड़के और लड़की को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, इस मैसेज को पहुँचाने के लिए, बुद्धिज़्म के मैसेज को पहुँचाने के लिए। कहाँ पर? अलग अलग देशों में। इन जगह पूछ सकता है कि अशोका ने कहाँ कहाँ अपने मैसेज फैलाए थे बुद्धिज़्म और धम्मा के। तो ये 4 देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ही बिल्ड रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस एंड डग वेल्स। वह जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ उसके लोग जाते थे, तो वहाँ उसके मतलब रोड्स बनवाते थे, ठीक है, घर हाउस जो घर थे वो बनवा के रेंट पे देते थे ठहरने के लिए। यहाँ तक कि लोगों के लिए कुएं भी खोदे जाते थे, जिससे गरीब लोग जो थे वो अमीर के यहाँ पानी नहीं पी सकते थे पहले के ज़माने में ना, तो अशोका क्या करता था, उनके लिए कुएं बनवाता था उस समय में, ताकि लोग क्या सकें, इसको फॉलो कर सकें और अच्छे से रह सकें, शांति से रह सकें। ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। वो जानवरों के साथ साथ एनिमल को, मतलब इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी क्या किया, ट्रीटमेंट, इलाज खोल दिया अलग अलग जगहों पे अपने ऑफिसर को तैनात करके। स्लेव्स एंड सर्वेंट, यानी कि नौकर और गुलाम जो थे वर इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे एट द टाइम पे, उस समय पे। दे वर कंसिडर्ड एज थिंग्स। वह उनको उस समय मतलब सामान माना जाता था। जो बड़े लोग थे, मतलब जो उसका जो सोसाइटी में अपर लोग थे, इन लोगों को बस एक चीज़ मानते थे कि ये बस एक चीज़ है, ऐसे ही है, हमारे सेवा करने के लिए हैं और कोई कुछ नहीं कर सकते। दे कुड नॉट इवन ज्वाइन द संघ विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर। ये जो लोअर कास्ट के लोग थे ये बिना परमिशन के उस संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। जैसे जब तक बुद्धिज्म था तब तक तो कर सकते थे, लेकिन जब ये आ गया, अशोका आ गया, पूरे इंडिया में ये लोग मतलब कंट्रोल करने लगा, तो बिना इसके परमिशन से उस संघ को नहीं ज्वाइन कर सकते थे, ऐसा हो गया था। अनडाउटफुली द ऑर्डर्स ऑफ द एम्परर वुड हैव इम्प्रूव्ड देयर कंडीशन। मतलब बिना किसी रीजन के उनका जो कंडीशन था बदल रहा था। इन हिज धम्मा अशोका एम्फसाइज्ड दैट पीपल शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड ऑफ ऑल। वो कहता था कि जितने भी लोग हैं वो चाहे तो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या होना पड़ेगा, ट्रूथफुल होना पड़ेगा, यानी कि सच बोलना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा और दयालु होना पड़ेगा। दे शुड बी जेंटल विथ स्लेव एंड सर्वेंट। जो लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो अपने गुलामों के साथ यानी कि नौकर के साथ क्या होना चाहिए, जेंटल से, प्यार से पेश आए, यानी कि उनको तंग ना करें। यानी जैसे पहले के लोग थे, जब कुछ गलती होता था लोअर कास्ट के लोगों से जो उनके लिए नौकरी करते थे, लगते थे उनको मारने, ठीक है, तो यही कहता था कि उनको मारे ना, कहाँ से समझा दे। दे शुड ट्रीट ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, यानी कि जो जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको प्यार से देखा जाए, यानी कि उनको सेक्रीफाइस यानी कि काटा पीटा नहीं जाए उन जानवरों को। ये कहना चाहता था धम्मा और बुद्धिज्म मिला के। नेक्स्ट आता है द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। जो मौर्य थे, ये जो अशोका का पूरा राज्य था, ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन गाइडलाइंस फॉर द गुड गवर्नेंस गिवन बाई चाणक्य इन अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, उसी को पढ़ के अशोका ने काफ़ी, मतलब अशोका ने, बिम्बिसारा ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी काफ़ी सीख लिया था कि कैसे राजनीति किया जाता है। द इंडिका ऑफ मेगास्थेन एंड एडिक्ट ऑफ अशोका गिवन अ डिटेल अकाउंट ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मौर्य का राज्य था उसके बारे में कौन बताता है, ये पत्थर बताते हैं जो उन्होंने उस समय में लिखा था, जिसका नाम है फ्रेगमेंट ऑफ 6 पिलर एडिट ऑफ अशोका। अशोका ये तो करता था, लोगों को बेचता था अलग अलग जगहों पे और पत्थरों पे लिखवाता था और बुलवाता था कि आप बताइए कि आपका संदेश क्या है,
तो वही ये इसका राज्य में यही सब होता था कलिंगा वार के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है जो मौर्य एम्पायर था। मैंने बताया था ना कि जो जितने भी एम्पायर बने थे, जितने भी किंगडम्स बन रहे थे, उनका एक कैपिटल होता था। तो वैसे ही पाटलिपुत्र था, जो पाटलिपुत्र है वो कैपिटल था किसका? मौर्य एम्पायर का। जैसे चंद्रगुप्त का भी था यही कैपिटल पाटलिपुत्र, बिम्बिसारा का भी था और अशोका भी का यही कैपिटल था पाटलिपुत्र। वॉज द पाटलिपुत्र, ठीक है, कैपिटल था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। जो एरिया होता था पाटलिपुत्र, कैपिटल में ही सब रहते थे राजा अपने। जैसे मोदी कहाँ रहते हैं? अपने कैपिटल में ही तो रहते हैं, दिल्ली में। तो वैसे इन लोग का भी ये जो जितने भी राजा थे कहाँ रहते थे? अपने कैपिटल में। वैसे ही ये तीनों राजा अपने पाटलिपुत्र के में रहते थे और पूरा पाटलिपुत्र के कंट्रोल में रहता था, पूरी तरह से कंट्रोल में रहता था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया हैड फॉलोइंग फीचर्स। इसकी कुछ विशेषताएं थी पाटलिपुत्र की, जैसे देखते हैं। द किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, करप्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। यानी कि डिटो जब पहले के जो राजा थे ये भी लोग यही कहते थे, महाजनपद के राजा यही तो कहते थे, टैक्सेस वसूलते थे। वैसे ही अशोका भी यही करता था जब वो राजा था, मतलब जब वो क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट नहीं बना था तब तक वो क्या करता था? किसानों से, चरवाहों से, कारीगर से क्या कर टैक्स वसूलता था। ऑफिशियल्स कुड पनिश दोस्त हु डिसऑबे द किंग ऑर्डर्स। जो ऑफिशियल थे यानी कि जो उसको ऑफिसर थे वो लोगों को पनिश करते थे, यानी कि मारते थे जो उसको टैक्स नहीं देता था उस समय में। दिस ऑफिसर्स हु जनरली गिवन मंथली सैलरी। इन ऑफिशियल को राजा के द्वारा एक मंथली सैलरी दी जाती थी। जैसे इसमें क्या है कि मोदी जी क्या किए हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं यही तो करते हैं, टैक्स वसूलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो आपको इनकम टैक्स वाले ऑफिसर मारेंगे नहीं, जेल में बंद कर देंगे अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो वही चीज़ पहले भी हो रहा था। तो मोदी जी क्या करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को सैलरी देते हैं, वैसे ये भी लोग सैलरी देते हैं। मैसेंजर्स वेन टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट टू वॉच ऑन द ऑफिशियल। जो मैसेंजर होते थे यानी कि संदेश वाहक, यानी कि जो संदेश पहुंचाते थे, वो इन ऑफिसर्स पे ध्यान रखते थे कि ऑफिसर्स अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द किंग अल्टीमेटली सुपरवाइज ऑल दिस ऑफिशियल विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो राजा था, जो ये तीनों राजा थे, अपने उस ऑफिशियल के यानी कि ऑफिसर को सुपरवाइज करते थे कि आप लोगों को मदद करिए, ठीक है। और लोगों को कहाँ से मदद करिए? रॉयल फैमिली से की जाती थी। राइट सी बात है, जब वही राजा तो वही तो मदद करेगा। अदर प्रोविंसेस, जो अदर मतलब जो दूसरी क्या बोलते हैं जो प्रॉफिट था मौर्य एम्पायर का, वो क्या था? जो विशेषताएं थी कह सकते हैं कि दूसरा विशेषता था मौर्य एम्पायर का, वो क्या था? अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र के अलावा ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल। मतलब पाटलिपुत्र के अलावा जितने भी राज्य थे या जितने भी शहर थे वो भी रूल किया जाता था उस राजा के द्वारा। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसे आप मोदी जी हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो टाइट मतलब उनका जो वोटिंग कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, और उसके बाद पूरे देश में है ना। तो इस तरीके से वो मतलब अगर मोदी जी गुजरात में जाके लड़ते हैं चुनाव में तो कभी हारेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी होता था। अगर वो पाटलिपुत्र में रहेंगे तब तक वो उनका राजा कोई डर ही नहीं है। लेकिन दूसरे बाहर में डर है, लेकिन उनका भी वहाँ पर क्या है? शासन है, क्योंकि वहाँ पर वो जीत के आए हैं। तो वही कहना चाह रहा है। देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट टू एज गवर्नर। पाटलिपुत्र का भी उनके कंट्रोल में था और बाहर का जो भी जगह था उसको भी कंट्रोल किया था। लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वर आल्सो फॉलो। जो लोकल कस्टम थे यानी कि जो लोकल के संस्कृति थी और रूलर्स थे वो भी लोग उसको फॉलो करते थे। यानी कि जो छोटे मोटे राजा थे, जो जिले वाले राजा थे, वो भी उस अशोका को फॉलो करते थे। जो दूसरी अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अदर एरियाज़। मतलब पाटलिपुत्र के आसपास जो एरिया थी उनको छोड़ के जो अदर एरिया बसते हैं उसको देखते हैं। जैसे पाटलिपुत्र का जो बाहर एरिया था वो था सामान को आने ले जाने के लिए। तो इन लोग इस रास्ते को भी क्या करते थे? मॉरियन जो थे इसको ध्यान रखते थे, ठीक है। इन रिटर्न द एम्परर कलेक्टेड वट एवर रिसोर्सेज वर एलिवर्ड एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। यानी कि जो टैक्सेस आते थे दूर दूर से, यानी कि साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, रोड सही होगा तभी तो अच्छे से आ पाएगा, तो रोड को सही करवाते थे। दूसरे जो एरिया होता था, पाटलिपुत्र तो सही था ही, विकसित था, डेवलप था ही, लेकिन जो अलग एरिया थे उनको भी डेवलप रखना पड़ता था। जैसे एग्जांपल दिए गए हैं कि नॉर्थ वेस्ट से, मतलब कि ऊपर की तरफ से क्या आता था? फेमस ब्लैंकेट आते थे, मतलब चादर वगैरह। साउथ इंडिया से गोल्ड आते थे, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर आते थे। सो द रिसोर्स वर कलेक्टेड टू ट्रिब्यूट। इस तरीके से रिसोर्स को कलेक्ट किया जाता था उस समय में। अब कह रहे हैं कि जो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट रीजन पे जो रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, वो क्या देते थे टैक्स के तौर पे? वो क्या देते थे देखते हैं। वो हाथी वगैरह, जाहिर जंगल में जो रहते थे अब क्या दे पाएंगे? पैसा दे नहीं पाएंगे, तो हाथी देते थे, टिम्बर लकड़ी देते थे, हनी मधु देते थे और वैक्स वगैरह देते थे राजा को काम के लिए। तो हाथी तो युद्ध के लिए में काम आता था, टिम्बर उसको तंबुआ के लिए काम आता था। इस तरीके से वो लोग जो जंगल में रहते थे लोग, वो भी लोग टैक्स देते थे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ ऑफ पीपल इन द मौर्यन पीरियड।
अब आते हैं कि जो वहाँ के लोग थे, उसके एम्परर जो था, एम्पायर था पूरा इंडिया अशोका का, उसके राज्य में कैसे लोग रहते थे। ठीक है, ये देखते हैं। पीपल लिव्ड इन द विलेज, टाउन एंड फॉरेस्ट। लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, शहरों में रहते थे और जंगलों में रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जगहों पर रहते थे और अलग अलग कपड़े पहनते थे। गांव कैसा था उनके राज्य में? मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर हु लिव्ड इन द विलेज, हर्डर्स आल्सो लिव्ड इन विलेज। मतलब जो ज़्यादा किसान थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे उसके समय में, मतलब उसके राज्य में। और गांव में कौन कौन रहते थे? जैसे होता है गाँव के लोग ही रहेंगे, और साथ ही साथ हर्डर्स भी रहते थे गाँव में। टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब शहरों और टाउन्स में क्या होता था देखते हैं। देवर वेरियस टाउन्स एंड सिटीज़ इन द मौर्य एम्पायर। जाहिर जब पूरे इंडिया में एक टाउन तो होगा नहीं, कई सारे शहर थे, कई सारे टाउन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, टैक्सिला एंड उज्जैन। ये तीनों जो हैं, पाटलिपुत्र, टैक्सिला और उज्जैन, ये से कुछ सिटीज़ हैं जो काफ़ी फेमस थे उसके राज्य में। किसके राज्य में? मौर्य के राज्य में, यानी कि बिम्बिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के राज्य में कुछ जगह हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। जैसे कि पाटलिपुत्र वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। जो पाटलिपुत्र था काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर सिटी था, क्योंकि वहीं पर राजा रहते थे। जाहिर बात जहाँ पर राजा रहेंगे तब सुंदर तो होगा ही। नेक्स्ट आता है टैक्सिला, व्हाट अ गेटवे टू द नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। टैक्सिला जो था ये भी एक जगह था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता था राजा का। ये भी एक तरह से विकसित था, डेवलप था। नेक्स्ट आता है उज्जैन, जो कि आज भी काफ़ी फेमस है। उज्जैन ले ऑन द रूट्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ इंडिया। ये रूट्स के लिए काफ़ी फेमस था। यहाँ से भी कुछ सामान था जो कि राजा का आना जाना लगा रहता था। मर्चेंट, ऑफिसर्स एंड क्राफ्ट पर्सन मेनली लिव्ड इन दिस सिटी। इन शहरों में ये लोग रहते थे। कौन कौन? मर्चेंट यानी कि जो काम धाम संभालते थे, ऑफिसर्स यानी कि जो इनका देख रेख करते थे, यानी क्राफ्ट पर्सन जो इस चीज़ों को बनाते थे, वो इन जगहों पर रहते थे। किन जगहों पर? उज्जैन में, टैक्सिला में और अदर सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में। तो इस तरीके से टाउन एंड सिटीज़ उसमें क्या हुआ था? बटा हुआ था और ये लोग देखते थे उसको। नेक्स्ट टॉपिक है कि उसके राज्य में जंगल के लोग कैसे क्या करते थे। वही हाथी वगैरह देते थे। हंटर्स एंड गैदर लिव इन दिस एरिया, पीपल गैदर फूड, फॉरेस्ट फूड एंड एनिमल्स हंटिंग फॉर फूड। मतलब खाने के लिए क्या करते थे? हंटिंग का शिकार करते थे और जंगल के जो चीज़ों को खाते पीते थे। अब कह रहा है कि एंड ऑफ द मौर्य एम्पायर, कैसे ये एम्पायर खत्म हुआ, कैसे अशोका का जो एम्पायर था पूरे भारत से खत्म हुआ। देखते हैं कैसे खत्म हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देयर वर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल। कई सारे फैक्टर्स माने जाते हैं कि कैसे मौर्य एम्पायर धीरे धीरे खत्म हुआ। अशोका डाइड इन 232 BC, मतलब 232 BC में वो क्या हुआ? मर गया। हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनफिशियंट, मतलब जो उसका सक्सेसर था, जो उसके आगे जो अगला किंग था, जैसे अशोका जो किंग था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। उसका जो अगला लड़का था या जो भी उसका अगला राजा था वो काफ़ी कमज़ोर था और उसके पास मतलब दिमाग वगैरह नहीं था, तभी तो हार गया वो। हर जगह से लोग आते गए, ये तो ऑक्युपाई करते गए और हारता चला गया। द सक्सेसर्स वर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देम एंड वर डिसयूनाइटेड। जो काफ़ी जो पूरा भारत उसके कब्जे में था, तो वहाँ के जो लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे, वो अपने लिए लड़ते चले गए और अलग होते चले गए, क्योंकि जो सक्सेसर था यानी कि जो राजा था अशोका के बाद वो काफ़ी कमज़ोर था। द एम्पायर वॉज सो लार्ज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल द फार फ्लंग एरिया। जब कमज़ोर राजा रहेगा तो पूरे एम्पायर को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी वो लोग मौर्य एम्पायर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, द प्रोविंशियल वाइसरॉय डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जैसी बात है, जब सेंटर में कोई पावरफुल किंग नहीं रहेगा तो अगल बगल के राज्य कैसे संभलेगा। इसकी वजह से बाद में क्या हुआ, जब ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे मौर्य एम्पायर, तो बाद में इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया कि मतलब आप लोग अब आज़ाद हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तब तक अशोका मर चुका था 232 BC में ही। अशोका पॉलिसीज ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा मेड मौर्य आर्मी वीक एंड इनएक्टिव। जब अशोका जब कलिंगा वार से लौटा था तो उसने क्या किया था? बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था, धर्म को बढ़ावा दिया था, जिसकी वजह से लोग क्या हुए थे? अहिंसा को फॉलो करने लगे थे, मतलब लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसका जो एम्पायर था काफ़ी कमज़ोर हो गया था और इनएक्टिव हो गया था लड़ाई झगड़े में। तो दूसरे लोग आए बाहर से और ऑक्युपाई कर लिए, इसकी वजह से भी मौर्य एम्पायर ख़त्म होने लगा। अल्टीमेटली 185 BC में, मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से कब खत्म हुआ? 185 BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट 185। पुष्यमित्रा संगा and general of Mauryan army killed the last Maurya ruler बृहद्रथा and established the संघ डायनेस्टी। मतलब कि मौर्य डायनेस्टी को खत्म करके क्या डायनेस्टी शुरू किया? संघ डायनेस्टी। जाहिर सी बात है, हर राजा का पीछे एक मतलब रहता आदमी कि ये मर जाएगा तो मैं राज करूँगा। कोई भी है, जैसे मोदी भी लोग हटाना चाहते हैं कि ये हटें और हम राज करें, कांग्रेस चाहता है हम राज करें, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय भी लोग थे कि चाहते थे कि अशोका हटे और हम राज। जैसे अशोका बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कहा है ना कि पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया था, तो उससे लोग डरते थे। जब वो परिवर्तन हो गया बुद्धिज्म में, तब लोग धीरे धीरे क्या करने लगे? उसके राज्य को हथियाने लगे
बाद में किसने पूरी तरह से हथियार लिया? संघ ने, ठीक है। इसका नाम था बृहद्रथा संघ। तो इस तरीके से क्या हुआ, मौर्य एम्पायर का ख़त्म हो गया। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वर्ड्स हैं। देखिए कैपिटल क्या होता है, जैसी बात है जहाँ पे राजा लोग रहते हैं, ठीक है। धामा एक तरह का धर्म है जो कि किससे लिया गया था? बुद्धिस्ट धर्म से, ठीक है। एम्पायर क्या होता है? बहुत सारे किंगडम, बहुत सारे राज्य को मिला के एक एम्पायर बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए आता है, वन वर्ड में ये जरूर आएगा इंस्क्रिप्शन। अ थिंग इंस्क्राइब्ड ऑन अ मोनूमेंट ऑन इन बुक, मतलब एक चीज़ लिखी गई हो किस पे? एक पिलर्स पे या एक बुक, किताबों में। मैसेंजर क्या होते थे? जो मैसेज इधर उधर पहुंचाते थे। ऑफिसर्स यानी कि उनके ऑफिसर, ठीक है। प्रोविंसेस यानी कि जो बहुत सारी जो अगल बगल के देश थे वो। ये थे कुछ डेट्स, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये थे अशोका, ये वाला डेट्स इंपॉर्टेंट। अशोका कब मरा? 232 BC में, ठीक है। ये एम्पायर ख़त्म कब हुआ? 185 BC में, ठीक है। लगभग 400 साल BC पहले बिगनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना का दीवार बना था। कब? लगभग 400 साल पहले। जो ग्रेट वॉल है चाइना का ना, कहते हैं कि चंद्रमा से भी दिखता है, वो कब बनना शुरू हुआ था? ये लगभग 400 साल पहले BC, मतलब कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। कलिंगा वार कब हुआ था? 261 BC में, ठीक है। अशोका को गद्दी कब मिली थी? 273 BC में। बिंदुसारा को गद्दी कब मिली थी? 297 BC में। और मौर्य एम्पायर कब खड़ा हुआ था? 331 BC में। मतलब 300 से लेकर 185 BC तक, मतलब इन्होंने लगभग 150 सालों तक क्या किया? राज किया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन था? अशोका। तो ये था चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड लक।